सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते होगे तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो चलो फिर बिना किसी देर के रेनेगेड इमॉर्टल के न्यू आर्क डेविल स्पिरिट लैंड को शुरू करते हैं। पर इस आर्क को शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसकी नॉवल तो पीक पे जा ही रही है, लेकिन जो ट्रू एसेंस है ना वो तुम्हें एपिसोड देख के ही मिलेगा। तो जितने भी मेरे यहाँ पे नॉवल व्यूअर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि प्लीज इस एपिसोड को और आने वाले रेनेगेड इमॉर्टल के हर एक एपिसोड को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस आर्क का हर एक सिंगल एपिसोड लॉट्स ऑफ एक्शन से भरा हुआ है, जिसे देखकर तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो चलो फिर फटाफट से इसे शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वांग लिन ओयांग हुआ कि इससे छोटी सी ट्राइब की मदद करता है और इन्हें सोल डिफाइनिंग स्पेल सिखाता है। इसी के साथ वांग लिन इन्हें गाइड करता है और उसके गाइडेंस में ये ट्राइब बहुत बड़ा बन जाता है, साथ ही बहुत ही पावरफुल भी बन जाता है। पर फिर पास के ही एक ट्राइब इन पे हमला कर देती है, साथ ही मिस्टर 13 को भी ये लोग अटैक करके वांग लिन को एक चैलेंज भी देते हैं। और वांग लिन, जैसा कि तुम्हें पता ही है कि छेड़ने वालों को ये छोड़ता नहीं, तो वो जाता है और यहाँ पर इन सभी के अकल ठिकाने लगा देता है। इसी के साथ ओयांग हुआ समेत जितने भी लोग थे, ये सभी लोग वांग लिन को एक एंसेस्टर का दर्जा देते हैं और फिर वांग लिन से कहते हैं कि एंसेस्टर, आपकी वजह से ही आज हमारा ये ट्राइब यहाँ तक पहुँच पाया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसका नामकरण करें। जिस पे वांग लिन इस ट्राइब को सोल रिफाइनिंग ट्राइब का नाम देता है। और अब आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम वांग लिन को देखते हैं, जहाँ पर वो कल्टीवेट करने में बिजी था और वो एक चीज समझ आता है, ये जो डिमोनिक क्रिस्टल है जिसके अंदर डिमोनिक एनर्जी है, और हम जो फॉरेन कल्टीवेटर्स हैं यानी कि जो बाहर से आए हैं, हमारे जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, इनके बीच का जो पावर डिफरेंस है, वांग लिन ये चीज समझ चुका है। यानी कि अगर किसी के पास 3 डिमोनिक क्रिस्टल की पावर है तो यानी कि वो अभी फाउंडेशनल लेवल पे है। और वांग लिन सोचता है कि इस वक्त मेरे पास जो सेलेस्टियल क्रिस्टल्स हैं, उनके जरिए से मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पे पहुंच सकता हूं, पर शायद ये भी इनफ नहीं। पर तभी वांग लिन दिमाग लगाता है कि अगर वो इन डिमोनिक क्रिस्टल का यूज करे, इनकी एनर्जी को रिफाइन करके सेलेस्टियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करे, तो शायद वांग लिन इनके जरिए से और जल्दी उस स्टेज पे पहुंच जाए। इसी के साथ वांग लिन बाहर ट्राइब के पास आता है और ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और वांग लिन इस ट्राइब को इतना ज्यादा बढ़ता हुआ देखकर थोड़ा प्राउड भी फील करता है। लेकिन वो जानता था कि अब जबकि ट्राइब ही इतना बड़ा हो चुका है तो इसमें लोगों की तादाद भी अब बढ़ चुकी है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब वांग लिन को सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ानी होगी। तो वो क्या करता है, वो निकालता है अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग और कहता है कि मुझे सोल फ्लैग को अब यहाँ इस ट्राइब की प्रोटेक्शन के लिए यूज करना चाहिए। इसी के साथ वांग लिन हैंड साइन बनाते हुए 1 बिलियन सोल फ्लैग को हवा में थ्रो कर देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्लैक क्लाउड्स अपीयर होने लगते हैं और ट्राइब के सारे लोग यहाँ पर खड़े होकर वो सारा नजारा देख रहे थे। इसी के साथ वांग लिन अपने मन में कहता है कि मैं इन मेंबर्स के जरिए से अपने इस 1 बिलियन सोल फ्लैग को और ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। कि तभी वो यहाँ मौजूद सभी लोगों से कम्युनिकेट करते हुए कहता है कि सोल रिफाइनिंग ट्राइब के जितने भी मेंबर्स हैं, वो लोग अब से हर दिन 2 बार अपने सोल फ्लैग से जो सोल्स हैं उन्हें यहाँ पे रिलीज करोगे, ताकि ये ब्लैक क्लाउड्स उन सोल को टेम्पर कर पाए। जिसके साथ ही वांग लिन का ये ऑर्डर पाते साथ ही सभी लोग रिस्पेक्ट के साथ उसे इस चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और फिर ये सभी लोग अपने अपने सोल्स को यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। कि तभी कुछ दिन और बीत जाते हैं और हम 13 को देखते हैं, जहाँ पर वो रिकवर तो कर चुका है लेकिन बेचारा अब बोल नहीं सकता। और यहाँ पे एक बच्चा आकर उससे कहता है कि सीनियर ब्रदर 13, एक बात बताइए, आखिर सोल्स को रिफाइन करना कैसा लगता है? जिस पर 13 बेचारा कुछ नहीं कहता। कि तभी यहाँ पर दूसरा बंदा आकर कहता है कि इससे बात मत करो, 13 तो अब बोल भी नहीं सकता, तो इससे कुछ भी पूछना बेकार है। जो सुनकर 13 को गुस्सा आता है। कि तभी यहाँ पर एक बंदा दौड़ते हुए आता है और कहता है कि दोस्तों यहाँ से भागो, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। यहाँ पर ये लोग शिकार करने आए थे, लेकिन बेचारा ये आदमी उस मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है। कि तभी ये मॉन्स्टर दौड़ते हुए आकर उस छोटे से बच्चे पर अटैक करता है, लेकिन 13 आकर उसकी जान बचा लेता है। पर तभी ये जो मॉन्स्टर था अब 13 पे टूट पड़ता है, जिस वजह से 13 बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और गांव के सभी लोग यानी कि ओयांग हुआ समेत वो सभी लोग 13 को वांग लिन के पास ले आते हैं, जहाँ पर ये बच्चा भी रो रहा था। और ओयांग हुआ वांग लिन को सारी बात बता देता है कि कैसे 13 हंटिंग के लिए गया था, लेकिन फिर एक रेयर मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया। जो सुनकर वांग लिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर हम देखते हैं कि ओयांग हुआ और वो बच्चा यहाँ से चला जाता है। कि तभी वांग लिन 13 की बॉडी को अपने डिवाइन सेंसर से चेक करता है और इसकी बॉडी के अंदर अपनी थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी भी डालता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेलेस्टियल एनर्जी जैसे इसकी बॉडी में जाती है, तो वांग लिन ये देख के हैरान था कि 13 जो कि 2 साल पहले बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ था, उसके मेरिडियंस भी डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन फिर भी इस वक्त इसकी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी मौजूद है और ये एक रैंक 2 के डिमोनिक
क्रिस्टल के बराबर है। हालांकि ये बहुत थोड़ा है लेकिन इसकी बॉडी में मौजूद है, जबकि मेरिडियंस तो है जो कि एनर्जीज को होल्ड कर सके। वांग लिन समझ जाता है कि इस बंदे ने फोर्सफुली एनर्जी को अपने बॉडी में होल्ड करना सीख लिया है और जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। और वांग लिन उसके अंदर और डीप में झांकता है और वो पाता है कि उसने जो अंदाजा लगाया था वो सच है। बीते 2 सालों में 13 ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की और इस एनर्जी को अपने हड्डियों और अपने जो फ्लैश है इनमें स्टोर करने की कोशिश की, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। वांग लिन सच में इसे देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाता है और सोचता है कि उसे इसकी हेल्प करनी है और वो उसकी हेल्प सिर्फ एंशिएंट गॉड बॉडी का जो मेथड है उसके जरिए से ही कर सकता है। पर फिलहाल वांग लिन सोचता है कि वो ऐसे ही इजीली किसी को ये टेक्निक नहीं सिखा सकता। जिसके बाद वांग लिन अपनी पावर से उसकी सारी इंजरीज को हील कर देता है, उसके अंदर जो डैमेज थे उन्हें भी रिकवर कर देता है, जिस वजह से 13 को होश आता है और वो वांग लिन को रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगता है कि आपने दोबारा से मेरी जान बचा ली एंसेस्टर, आपका शुक्रिया। कि तभी वांग लिन की वॉइस थोड़ी कोल्ड होती है। वो कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? फोर्सफुली डेमोनिक फोर्स को अपने बॉडी के अंदर स्टोर करना ये तुम्हें बस मौत के और करीब ले जा रहा है। जिस पे 13 कहता है कि एंसेस्टर मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं रुक नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है लेकिन मैं ऐसे ही हार तो नहीं मान सकता ना। मुझे लगता है कि शायद फ्यूचर में ऐसा कोई चांस आ सकता है जब मैं दोबारा से इन्हीं सारे स्पेल को प्रैक्टिस कर पाऊंगा। और एंसेस्टर, मैं एक ऐसा ट्राइब मेंबर नहीं बन सकता जो कि हमारे एंसेस्टर के किसी काम ही ना आए। अब वांग लिन उसकी इस बात को देखकर, उसके इस डिटर्मिनेशन को देखकर काफी खुश था। तो वांग लिन कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक ऐसा बॉडी ट्रेनिंग मेथड दूंगा जिसके जरिए से तुम एटलीस्ट अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। तुम्हारी कल्टीवेशन वही रहेगी लेकिन तुम्हारी बॉडी जो है वो नॉर्मल पर्सन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुनकर 13 भी खुश था और वांग लिन कहने लगता है कि ये जो टेक्निक मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो अगर तुमने थोड़ी भी गलती की तो तुम शायद दोबारा रिकवर भी नहीं हो पाओगे, तो इसलिए तुम्हें दोबारा सोच लेना चाहिए। जिसपे 13 बहुत ही ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि 13 एंसेस्टर को कभी भी निराश नहीं करेगा। इसी के साथ 13 उस जेड को लेते हुए यहाँ से चला जाता है और वांग लिन उसे जाता हुआ देखकर उसके अंदर खुद को देखता है जब वांग लिन बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ करता था। इसी के साथ वांग लिन बताता है कि मैंने जो जायंट डीमन क्लैन की जो बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक का मेथड इसे दिया है, अगर ये इसे सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लेता है तो फिर शायद मैं इसे एंशिएंट गॉड बॉडी का जो फर्स्ट लेवल की जो टेक्निक है मैं उसे सिखा दूंगा। और अब ये कम्प्लीटली इसके लक पे डिपेंड करता है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ओयांग हुआ एक बंदा जिसका नाम की हु पाओ है उसे ले आता है और यहाँ पर वांग लिन को कहने लगता है कि एंसेस्टर, मैं यहाँ पर उस लड़के को ले आया जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। जिसके बाद वांग लिन इनके सामने आ जाता है और ओयांग हुआ बताता है कि इसका नाम हु पाओ है जो कि 2 डेमोनिक एनर्जी के साथ पैदा हुआ था। हालांकि इसे सोल रिफाइनिंग स्पेल को सीखे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ लेकिन इसने ऑलरेडी 13 फ्लैग्स को रिफाइन किया है। जिसके बाद हु पाओ अपना इंट्रोडक्शन देते हुए वांग लिन से कहता है कि एंसेस्टर, मैंने आपके बताए गए उस सोल रिफाइनिंग स्पेल के 4th स्टेज तक इसे सीख लिया है और मैंने 5 प्राइमरी सोल्स को भी यहाँ पे कलेक्ट किया है। इसी के साथ वो यहाँ पे वांग लिन को दिखाता है जहाँ पे 5 बड़े बड़े बीस्ट की सोल्स होती हैं। तभी उनमें से एक सोल इन्हीं की तरफ अटैक करने के लिए आता है जिससे कि वांग लिन अपने सिंगल लुक से ही शांत कर देता है। और तभी ओयांग हुआ को गुस्सा आता है और वो हु पाओ से कहता है कि आखिर तुम एंसेस्टर के सामने इतना ज्यादा रूड कैसे हो सकते हो। जिस पे हम वांग लिन को देखते हैं जो कि हु पाओ के टैलेंट से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था और मन में कहता है कि ये वाकई में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इतना भी नहीं जितना कि रेड बटरफ्लाई थी। लेकिन अगर इस लड़के को मौका दिया जाए तो शायद वो इस ट्राइब में रहकर ही उसे भी सरपास कर दे और शायद फ्यूचर में ये और ज्यादा ताकतवर भी बन जाए। अब यहाँ पे वांग लिन कहने लगता है कि ठीक है, फिर आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे और प्रैक्टिस करोगे। जो सुनकर हु पाओ भी खुश हो जाता है और हम देखते हैं कि ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। अब ये जो सोल रिफाइनिंग ट्राइब थी ये अब पहले से ज्यादा अपने हमलों को बढ़ा देती है और हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये लोग ट्राइब को अटैक करके उन्हें अपने साथ मिला लेते थे और इस काम में सबसे मेन रोल हु पाओ और 13 ये दोनों करते थे। जहाँ पे हम देखते हैं कि हु पाओ अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग के जरिए से सभी लोगों को अपने घुटनों के बल ले आता था, वहीं दूसरी तरफ 13 अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से पूरे बैटल का सीन ही बदल देता था। और जैसे ये लोग सोल रिफाइनिंग ट्राइब में वापस आते हैं तो वांग लिन के कहे मुताबिक ये लोग अपने सोल फ्रेगमेंट्स को उस ब्लैक क्लाउड के सामने रिलीज कर देते थे और हम देखते हैं कि इनके पास लगा ये बैरियर भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। जितने ज्यादा ये सोल फ्रेगमेंट्स इस ब्लैक क्लाउड के सामने ये लोग ऐड करते थे उतने ही ज्यादा इनके आसपास का ये जो फॉर्मेशन है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। इसी दौरान कुछ साल और बीत जाते हैं और फिर वांग लिन अपनी आंखें खोलता है और कहने लगता है कि मैं 4 साल पहले जब यहाँ पर आया था तो मैं एंशिएंट डीमन सिटी में नहीं गया था क्योंकि मेरे पास रिलाई करने के लिए कुछ भी नहीं था, पर अब जबकि सोल रिफाइनिंग ट्राइब इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है तो अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सोल रिफाइनिंग ट्राइब के सारे लोग एक कतार में खड़े
खड़े हो जाते हैं जिन्हें की ओ यांग हुआ लीड कर रहा था। जिसके बाद वांग लिन अपने मॉस्किटो बीस्ट के ऊपर सवार होके आता है और उसके पीछे ओ यांग हुआ और 13 दोनों मौजूद होते हैं। और यहाँ पे वांग लिन को देखते साथ ही जितने भी लोग थे सभी लोग रिस्पेक्ट पे करते हैं उसे, और वांग लिन कहने लगता है कि आज के बाद से सोल रिफाइनिंग ट्राइब अपने बाउंड्रीज को पूरी तरीके से सीज कर लेगा और तुम लोग अब कल्टीवेशन पे फोकस करोगे। अब यहाँ पे वांग लिन की ये सारी बातें सभी लोग ध्यान से सुन रही थी। जिसके बाद वांग लिन ओ यांग हुआ से कहता है कि ओ यांग हुआ, अगर फ्यूचर में कभी भी इस ट्राइब पे कोई भी खतरा आता है तो तुम इस जेड स्लिप के जरिए से मुझे मैसेज करना। यहाँ पे ओ यांग हुआ इसे लेते साथ ही बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट फील करता है और वांग लिन से कहता है कि जूनियर कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और फिर वांग लिन यहाँ से जाने लगता है और सारे लोग वांग लिन को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ फेयरवेल कहते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम एंशिएंट डीमन सिटी के एंट्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ पे वांग लिन और बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग एक स्पेशल टाइप के जेट को दिखाकर अंदर जाने की परमिशन मांगते हैं और वो गार्ड जैसे ही उस जेट को देखता है तो उन्हें जाने भी देता है। पर तभी यहाँ पे वांग लिन जो कि अपने न्यू सूट में है, और ये सूट सच बताना तुम्हें कैसा लग रहा है। यहाँ पे वांग लिन को जैसे ही ये बंदा देखता है तो वो कहने लगता है कि अरे आखिर तुम लोग कौन हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये गार्ड वांग लिन को कोई ऑर्डिनरी पर्सन समझता है और कहने लगता है तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी पर्सन जब मन चाहे तब यहाँ पे नहीं आ सकते और ना ही कमांडर से मिल सकते हैं, तो बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ पे 13 को आता है गुस्सा और वो घुमा के एक जोरदार पंच इस बंदे की तरफ मारने को दौड़ता है, लेकिन ये बंदा भी उसके पंच को अपने पैर से रोक लेता है, जिस वजह से 13 भी पीछे हट जाता है। और ये गार्ड कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि एंशिएंट डीमन सिटी में तुम किसी को इंजर्ड करो। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने बाकी के साथियों को भी बुला लेता है और भाई ये लोग ना हवा की स्पीड से आते हैं। कि तभी वांग लिन 13 से कहता है कि 13। यहाँ पे ये सुनकर 13 भी शॉक था, उससे ज्यादा शॉक्ड यहाँ पे हुपाओ था। और फिर 13 कहने लगता है कि एंसेस्टर माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी नजर में जो कोई भी मेरे एंसेस्टर को डिसरिस्पेक्ट करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। अब यहाँ पे वांग लिन कहता है कि असल में मैं तुम्हारे इस पंच की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे इस पंच की टेक्निक सही नहीं है, तुम अभी अपने पंच की ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वरना जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से ये पंच बहुत ही ज्यादा कमजोर था। अब यहाँ पे ये सुनकर ये जो गार्ड था ये कहने लगता है कि अच्छा तो तुम मुझे टीज कर रहे हो। हाँ, जिसके बाद वो यहाँ पर वो पोर्टल ओपन करता है और वांग लिन की तरफ एक स्वॉर्ड को थ्रो करता है और ये एक जायंट स्वॉर्ड थी, जिसे देखकर वांग लिन कहता है कि 13 अब जरा गौर से देखो। और वांग लिन अपने मुक्के को टाइट करते हुए कहता है कि चाहे ये कल्टीवेशन हो या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ, कंट्रोल किसी कोर की तरह काम करता है। और फिर वांग लिन घुमा के एक ऐसा मुक्का देता है कि इतनी टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है कि उसके सामने की हर एक चीज पूरी तरीके से मिट जाती है। और फिर वांग लिन कूल वे में टर्न होते हुए कहता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं उन्हें ही सुप्रीम माना जाता है। और हाँ, एक बात याद रखना कि तुम्हें कभी भी लड़ाई में नहीं उलझना है, पर अगर कभी पाला पड़ भी जाता है तो डरना भी नहीं चाहिए। अब ये मैसेज बेसिकली हुपाओ के लिए था, क्योंकि 13 ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट बिना कुछ सोचे समझे वांग लिन के लिए एक्शन लिया था, पर हुपाओ यहाँ पे चुपचाप खड़ा था। इसी के साथ वांग लिन को अपने पास आता हुआ एक डिवाइन सेंस फील होता है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि याओ जिगजियो होती है, जो कि ब्लड एंसेस्टर की बेटी है, जिसे देखकर सभी लोग रिस्पेक्ट देते हैं। और वो अपनी पावर के ऑरा को रिलीज करते हुए वांग लिन की तरफ जा रही थी, पर वांग लिन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपने पावर के ऑरा को रिलीज करते हुए इसकी तरफ बढ़ता है। और जैसे ही इनकी ऑरा आपस में क्लैश करती है तो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल शॉक वेव रिलीज होता है और याओ जिगजियो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर किसी पोजीशन के लिए आए हो ताकि तुम्हें यहाँ पे सरवाइव कर सको, है ना। डीमन जनरल ने मुझे ऑर्डर दिया है, इसीलिए तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। अब यहाँ पे वांग लिन अपने मन में कहता है कि इसके एरोगेंस को देखकर लगता नहीं कि ये कभी किसी के ऑर्डर को फॉलो करेगी, तो जिस डीमन जनरल ने इसे ऑर्डर दिया है वो वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकतवर होगा, तभी तो ये उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है। अब वांग लिन ओ यांग हुआ और 13 से कहता है कि तुम दोनों यहीं रुको और मेरा इंतजार करो। इसी के साथ वांग लिन टेलीपोर्टेशन के जरिए से टेलीपोर्ट होकर सीधा डीमन जनरल के मेंशन के सामने पहुंच जाता है। और ये जो लेफ्ट विंग के पास मेंशन था ये सच में देखने में बहुत ही कमाल का लग रहा था। वांग लिन यहाँ के सोल्जर्स को ही देखकर बता सकता है कि जो डीमन जनरल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वांग लिन इनके बीच से जाते हुए कहता है कि मैंने लू युंग की मेमोरी में देखा था कि एक डीमन जनरल के पास बहुत से पावरफुल सोल्जर्स होते हैं और इनकी ताकत भी ठीक ठाक थी, और यहाँ पर हर एक बंदा पहले से ज्यादा पावरफुल लग रहा था। कि तभी वांग लिन मन में कहता है कि इससे पता चलता है कि जो डीमन जनरल है वो हो ना हो एक्सटर्नल लेवल के ऊपर की पावर को पोसेस करता होगा। वांग लिन ये सब कुछ सोच के आगे बढ़ ही रहा था कि तभी यहाँ पे याओ जिगजियो कहती है कि मैं इसे ले आई, और तभी यहाँ सामने एक पोर्टल ओपन होता है। पलक झपकते ही डीमन जनरल मू लिहाई अपीयर होता है और वो वांग लिन को देखकर कहने लगता है कि तुमने मेरे बहुत से सोल्जर्स को बेवजह जान से मार दिया, साथ ही तुमने यहाँ पर अपनी पावर की ऑरा को भी रिलीज किया, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर
पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है, साथ ही वांग लिन के ऊपर बहुत सा सोल प्रेशर भी डालता है, जिस वजह से वांग लिन थोड़ी देर के लिए हैरान था और कहने लगता है कि नहीं, इसका पावर अभी एक्सटेंडेड लेवल जितना तो नहीं पहुंचा, तो आखिर ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है कि इसके बारे में ऐसी राय है कि इसे हजारों साल में किसी ने भी एक बार भी बैटल में नहीं हराया। यहाँ पे वांग लिन हैरान था कि आखिर ये अनडिफीटेड कैसे है अब तक, ऊपर से इतने सारे एक्सपर्ट्स भी इसके सामने सिर झुका रहे हैं। जिसके बाद वांग लिन मू लिहाई को जवाब देता और कहता है कि हाँ, वो मैं ही हूँ। जो सुनकर यहाँ पे डीमन जनरल मू लिहाई उसके ऊपर एक फिस्ट अटैक करते हुए कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि आखिर तुम किस हद तक सह सकते हो। यहाँ पे ये देखते साथ ही वांग लिन फिंगर ऑफ डेथ को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर वांग लिन का फिंगर ऑफ डेथ उसके फिस्ट अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर सभी लोग भी हैरान थे। और यहाँ पे डीमन जनरल कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हारे इस टैलेंट के बेस पर मैं तुम्हें एक इंटरनल एल्डर बना सकता हूँ। अब यहाँ पे वांग लिन जानता था कि एक्सटर्नल और इंटरनल एल्डर के बीच में क्या फर्क है, और जो लोग भी एक्सटर्नल पोजीशन पे है यानी कि उनके पास आर्मी की ताकत है। अब वांग लिन कहने लगता है कि माफ करना, लेकिन मुझे किसी भी इंटरनल पोजीशन में इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनकर डीमन जनरल भी कहता है कि ओह, तो तुम्हें अंदर और बाहर का फर्क पता है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये जो फिंगर अटैक था ये काफी नहीं है। जब तक तुम्हारे पास सर्टन स्ट्रेंथ ना हो, मैं तुम्हें कोई भी एक्सटर्नल पोजीशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। जिस पे वांग लिन कहता है कि ठीक है, फिर आप मुझे आजमा सकते हैं। और ये सुनकर ये डीमन जनरल भी हंसता है और वो इमीडिएटली अपनी पावर को रिलीज करते हुए यहाँ पे अपने अटैक को प्रिपेयर करता है, जिससे काले बादल छाने लगते हैं। और याओ जिक्सिउ भी कहती है कि ये वही है, ये बस शुरू होने ही वाला है। और हम देखते हैं कि डीमन जनरल मू लिहाई बताता है कि ये मेरी सबसे पावरफुल टेक्निक 10 कोलैप्स फिस्ट टेक्निक है, और अगर तुमने इसके 8 फिस्ट अटैक तक को झेल लिया तो तुम एक कमांडर बनने के लायक बन जाओगी, और अगर तुमने सारों को रोक लिया तो फिर तुम तो एक यहाँ के गवर्नर भी बन सकते हो। बाद वो अपना फर्स्ट फिस्ट यूज करता है, और जो कि माउंटेन फिस्ट अटैक होता है। हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत बड़ा चट्टान तेजी से वांग लिन की तरफ बढ़ता है, जिस वजह से यहाँ की धरती फटने लगती है। और तभी आसपास खड़े जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनमें से कुछ कहते हैं कि आखिर क्या लगता है ये लड़का कितने अटैक्स तक झेल पाएगा। जिसपे दूसरा बंदा कहता है कि हमारे जो डीमन जनरल है इनके ये 10 फिस्ट अटैक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी ये टेक्निक है, तो मुझे लगता है कि शायद ये 2 कोलैप्स को ही झेल सकता है, उसके बाद ये खुद ही हार मान लेगा। अब हम देखते हैं कि उस अटैक को देखते साथ ही वांग लिन डेमोनिक एनर्जी को गैदर करता है और फिर सीधा उस माउंटेन की तरफ दे मारता है, जिससे ये अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखकर डीमन जनरल भी खुश था, और तभी वो अपना सेकंड फिस्ट अटैक कर देता है, जिसका नाम की क्लाउड स्प्लिटर है। और डीमन जनरल मू लिहाई के इशारे से ही यहाँ पर ये फिस्ट अटैक बनने लगता है और वांग लिन की तरफ बढ़ता है। और ऐसा लग रहा था कि ये मानो आसपास के क्लाउड्स को एक जगह गैदर करके उनकी पावर को यूज कर रहा है। और ये सेकंड फिस्ट अटैक तेजी से वांग लिन की तरफ बढ़ता है, जिस वजह से उस पर हैवी प्रेशर भी पड़ रहा था, जिससे आसपास की जमीन अब धंसने लगती है। वांग लिन इसके अंदर इस बढ़ती हुई एनर्जी को भी फील करता है और कहता है कि ये सेकंड फिस्ट अटैक पहले वाले से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, और अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये कम से कम 10 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। यहाँ पे वांग लिन अपना सिर नहीं उठाता और बस अपने मन में सोचता है कि आगे उसे क्या करना चाहिए। वांग लिन जानता है कि अगर इसे फाइट बैक करना है तो इसे किसी पावरफुल चीज का यूज करना होगा, और उसके दिमाग में इस वक्त वॉर गॉड कैरी आउट आता है। और वांग लिन जानता है कि वो अपने ट्रम्प कार्ड्स को यहाँ इसके सामने रिवील नहीं कर सकता, इसी वजह से वांग लिन सोचता है कि फिर तो मुझे डिफेंड करना ही होगा, ऐसा मैं बस काउंटर अटैक करके ही कर सकता हूँ। यहाँ पे वांग लिन इमीडिएटली हवा में फ्लाई करके तेजी से उस फिस्ट अटैक के करीब जाता है, और फिर अपने स्लॉटर आर्ट की जो लाइफ फोर्स सीज थी उन्हें यहाँ पर बाहर निकालता है, जो कि ड्रैगन का शेप ले लेती है। और अब ये दोनों ड्रैगन उस फिस्ट अटैक को जाकर चारों तरफ से घेरते हैं कि तभी वांग लिन यहाँ पे निकालता है अपने पास से स्वॉर्ड, और यहाँ पर इनके मल्टीपल क्लोन बनाकर सीधा इस फिस्ट अटैक की तरफ थ्रो कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर वो अटैक टकरा के डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर बेसिकली वांग लिन ने इस फिस्ट अटैक के जो पावर से इसे डाइवर्ट किया था, फर्स्ट उसने उन ड्रैगन्स के जरिए से, सेकेंडली उसने उन स्वॉर्ड के जरिए से किया था। अब यहाँ पे वांग लिन की ये टेक्निक देखकर जो डीमन जनरल है वो भी बहुत हैरान था और कहने लगता है कि वाकई में मानना पड़ेगा, इतने सालों में मैंने जितने लोगों का टेस्ट लिया है तुम उन कुछ लोगों में से हो जो कि काउंटर अटैक करने का सोचते हैं। चलो अब देखते हैं कि क्या तुम मेरे इन बाकी के अटैक्स को झेल पाते हो या नहीं, और हाँ, मुझे निराश मत करना। ये कहते साथ ही वो हवा में अपना हाथ उठाता है और जमीन पे दे मारता है, जिसके साथ ही यहाँ पे थर्ड फिस्ट अटैक को भी वो एक्टिवेट कर देता है, जो कि एक तरीके का टाइड ब्रेकर अटैक होता है। और यहाँ पर इस टाइड ब्रेकर के जरिए से आसपास बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। ये लहरें इतनी ज्यादा पावर वाली होती हैं कि वांग लिन फील कर पा रहा था कि ये जो अटैक है ये सेकंड फिस्ट अटैक से और ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे वांग लिन के हाथ में अभी भी अपनी स्वॉर्ड होती है, पर ये जो अटैक था ये पूरी तरीके से वांग लिन को कवर कर लेता है, और वांग लिन उन
लहरों के बीच में बंद हो जाता है और ये एक बॉल का शेप ले लेती है, जो देखकर सभी लोग शांत थे। वांग लिन एक स्लैश अटैक करके सीधा इस लहर को तोड़ के बाहर आता है, जो देखकर डीमन जनरल मू लिहाई कहता है कि बहुत अच्छे। यहाँ पे वो उसके स्लैश अटैक को भी रोकता है और कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट कमाल की है, पर अफसोस की बात है कि यहाँ पर ही सब कुछ एंड होने वाला है। फिर वो फोर्थ कोलैप्स का यूज करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डेमोनिक आइज हमें नजर आती है और वांग लिन इन डेमोनिक आइज के सामने खुद को बहुत छोटा पाता है। और यहाँ पर जो फोर्थ कोलैप्स होता है उसका नाम होता है स्टार शैटरिंग। अगले ही पल ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन से वांग लिन की तरफ बहुत ही पावरफुल फिस्ट आ रहे थे, जिसे देखकर वांग लिन की जो स्वॉर्ड थी वो भी डिसअपियर हो जाती है। और अब वांग लिन भी हैरान था कि आखिर वो करे तो करे क्या। इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों फिस्ट जैसे ही क्लोज आते हैं, वांग लिन अपने दोनों हाथों से ऊपर वाले को रोकने की कोशिश करता है और पैर से नीचे वाले को। तभी यहाँ पर किसी के मसलने की आवाज आती है और हमें चारों तरफ पर्पल कलर का फॉग नजर आता है। और अगले ही पल हम वांग लिन को तेजी से नीचे गिरता हुआ देखते हैं और ये देखकर याओ ज़िगज़ू मन में कहती है कि ये जो 10 फिस्ट कोलैप्स अटैक है इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है और मैं खुद अपनी ताकत के बल पे चौथे फिस्ट तक सरवाइव कर पाई थी और 5वें फिस्ट अटैक से तो मेरे फादर के दिए गए ट्रेजर ने मेरी जान बचाई। और अगर मेरे पास मेरे फादर का दिया हुआ ट्रेजर नहीं होता तो शायद मैं कभी भी एक कमांडर की पोजीशन को अचीव नहीं कर पाती। इसी के साथ याओ ज़िगज़ू कहने लगती है कि अगर वांग लिन यहाँ पे रुक जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होगा। और हम देखते हैं कि वांग लिन जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड था फिर भी अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करता है। और मू लिहाई कहने लगता है कि तुमने 4 फिस्ट अटैक को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लिया और इसके आगे अगर तुम करने की कोशिश करते हो तो शायद मारे जाओगे। तुम्हारा लक अच्छा है लेकिन तुम एक एल्डर की पोजीशन के अलावा ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है और वांग लिन कहने लगता है कि अब मैं समझा, ये ट्रू बिलीव है। और फिर वो मू लिहाई से कहता है कि तुम्हारा ये जो 10 फिस्ट कोलैप्स अटैक है ये असल में तुम्हारे ट्रू बिलीव की वजह से इतना ज्यादा पावरफुल बना है। कैसा स्ट्रॉन्ग बिलीव, यानी कि एक ऐसा यकीन जो कि तुम्हारी पावर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। तुम्हारे अटैक्स में ये चीज नजर आती है। सुनकर मू लिहाई भी इम्प्रेस था और वांग लिन मन में कहता है कि मैं समझ गया, इसका ये अटैक इसके डीमन कल्टीवेशन पावर से नहीं आती बल्कि ये इसका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है जिसकी वजह से ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है। और इसने बीते दशकों में बहुत से लोगों के साथ बैटल किया होगा और बहुत से लोगों को हराया होगा। उसकी हर एक जीत जो कि उसने पावरफुल कल्टीवेटर्स को हरा के अचीव किया है, तो उसकी हर एक जीत इस विश्वास को और ज्यादा स्ट्रेंथन करती है। इसी वजह से इसका हर एक नया फिस्ट अटैक पहले वाले से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पे वांग लिन को समझ आ चुकी थी कि मू लिहाई के इस टेक्निक के पीछे का राज क्या है। और वांग लिन अपने मन में कहता है कि अगर मू लिहाई इसे और ज्यादा प्रैक्टिस करता है और ज्यादा विक्ट्रीज उसे हासिल होती है तो उसका ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, इतना ज्यादा कि फ्यूचर में इसकी इस टेक्निक की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे वांग लिन सोच ही रहा था कि तभी वो यहाँ पे अपना अटैक प्रिपेयर करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। अगर इसके पास स्ट्रॉन्ग बिलीफ है तो मेरे पास भी एक लास्ट अटैक है जिसे कि मैं यूज करने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि जमीन के नीचे क्रैक बनने लगते हैं और वांग लिन डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करता है जिससे उसके व्हाइट हेयर अब ब्लैक हो जाते हैं, उसका लुक भी चेंज हो जाता है, उसके आसपास बहुत से डिमोनिक फ्लेम्स और सीड्स भी नजर आती है। और ये वो टेक्निक है जिसे कि सीतुनन ने वांग लिन को सिखाया था। यहाँ पे वांग लिन जैसे जैसे अपनी पावर को स्ट्रेंथन कर रहा था उसे सीतुनन की कही बात याद आती है, जहाँ पे सीतुनन ने वांग लिन से कहा था कि तुम्हारा दाव मुझसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो अगर तुम डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले खुद को एक डीमन की तरह बनाना होगा। वांग लिन बिल्कुल ऐसा ही करता है, जहाँ पर वो इंटेंस अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी को अपने अंदर जाने देता है, जिस वजह से वांग लिन अपना कंट्रोल खुद के ऊपर से खोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मू लिहाई कहता है कि लगा नहीं था कि मेरे 10 कोलैप्स फिस्ट इंटेंट को तुम फील करते हुए इतने आगे चले जाओगे कि तुम्हें इसके सीक्रेट का पता चल जाएगा। चलो देखते हैं कि आखिर तुम कितना आगे जाते हो। और फिर वो 5th कोलैप्स सोल रिवर्सल नाम की टेक्निक का यूज करता है और यहाँ पे 5th फिस्ट अटैक आता है, जहाँ पर आसमान से बहुत से सोल फ्रेगमेंट वांग लिन की तरफ जाते हैं, जो देखकर वांग लिन की आंखों में डिमोनिक लाइट चमक रही थी और वो हंसता है और फिर अपने मुक्के को टाइट करते हुए इसे आगे की तरफ रख देता है, जिससे यहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि ये सारे फ्रेगमेंट्स जल के राख हो जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली वांग लिन जो भी अटैक कर रहा था उस पर अपना पूरा ट्रस्ट भी दिखा रहा था और उसने मू लिहाई से ये चीज सीखी है कि कंप्लीट ट्रस्ट से किसी का अटैक कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मू लिहाई था उसका फिस्ट अटैक भी पीछे की तरफ कोलैप्स कर जाता है और वो कहता है कि आखिर मेरा ये फिस्ट इतना ज्यादा अनस्टेबल कैसे हो सकता है। कि तभी वांग लिन बाहर आता है उन फ्लेम से और कहता है कि भले ही तुम्हारा ये कंप्लीट ट्रस्ट तुम्हारे पावर को स्ट्रेंथन कर रहा है, लेकिन तुम्हारे इस यकीन को डिमोनिक थॉट्स इजीली शटर कर सकते हैं। यहाँ पर ये सुनकर मू लिहाई भी स्माइल करता है और फिर वो अपने 6th कोलैप्स का यूज करता है जिसका नाम साइकिल स्टॉपर है। और हम देखते हैं कि
जैसे ही वो इसका यूज करता है ऊपर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा फॉर्मेशन बनने लगता है और फिर मूलिया यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करके इसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसमें से बहुत ही बड़ी बड़ी चेन्स निकलती हैं जो कि सीधा जाकर वांग लिन के हाथ पैर को अपने अंदर जकड़ लेती है, जिस वजह से वांग लिन की बॉडी अब हवा में फ्लोट होने लगती है। और वांग लिन खुद को छुड़ाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि अगर तुम्हारे 10 फिस्ट कोलैप्स का सामना करना है तो इसके लिए क्या करना है। ये बैटल कल्टीवेशन पावर का नहीं बल्कि ये बैटल तो असल में कंप्लीट ट्रस्ट का है, एक ऐसा बिलीफ जिससे कि सामने वाले की टेक्निक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, यानी कि बैटल ऑफ कन्विक्शन। जिस पर मू लिहाई हंसता है और कहने लगता है कि बिल्कुल ठीक, तुमने बिल्कुल सही गैस किया। मैं मू लिहाई जो कि हजारों सालों से किसी से भी नहीं हारा, हजारों सालों से बैटल फील्ड पे डोमिनेट करता हुआ आया हूँ, आखिर मेरे जैसे किसान ने तुम्हारा कन्विक्शन यानी कि तुम्हारा ट्रू बिलीफ क्या ही कर सकता है। बच्चे, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा ट्रू बिलीफ मेरे बिलीफ को सरपास कर पाएगा? इसी के साथ वो 7th कोलैप्स को भी यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है जो कि क्लाइमेट डिस्ट्रॉय नाम की होती है, और यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े एनर्जी वॉल वांग लिन की तरफ टूट पड़ते हैं, जिसे देखकर वांग लिन भी अपने ट्रू बिलीफ की पावर का यूज करता है क्योंकि अब उसे भी ये चीज समझ आ चुकी थी और वो खुद को उन चेन से आजाद कर लेता है। इसी के साथ वो अपने सामने लाइफ फोर्स सील के बैरियर्स को एक्टिवेट करते हुए उन्हीं के जरिए से एक स्लैश अटैक करता है, जिससे सारे के सारे एनर्जी बॉल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और फिर वांग लिन अपने स्लॉटर एनर्जी की वो लाइफ फोर्स सील को अपने फिंगर ऑफ डेथ के साथ फ्यूज करके उस फिंगर को अब इस डीमन जनरल मू लिहाई की तरफ बढ़ा देता है, जो देखकर मू लिहाई भी शॉक्ड था, पर वो भी घुमा के एक जोरदार पंच सीधा फिंगर ऑफ डेथ पे कर देता है, जिससे मू लिहाई बहुत दूर तक खिसक जाता है और फिर हंसते हुए कहता है कि वाकई में वांग लिन, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। चलो फिर देखते हैं, अब बस 3 कोलैप्स बचे हैं, तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में किसका यकीन ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो वांग लिन की तरफ 8वां फिस्ट अटैक करता है, जिसे देखकर वांग लिन अपने अंदर फील करता है कि ये जो डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का उसने यूज किया है, ये डिमोनिक थॉट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये कहीं ना कहीं उसके दाव को भी करप्ट कर रहा है। इसी वजह से वांग लिन इमीडिएटली हैंड साइन बनाते हुए खुद को इस ट्रांसफॉर्मेशन से अलग करता है, क्योंकि वांग लिन जानता था कि भले ही वो यहाँ इस अटैक को झेल ले और उसे वो पोजीशन भी मिल जाए जो कि वो चाहता है, लेकिन ये कीमत बहुत ज्यादा होगी क्योंकि वांग लिन का दाव इससे करप्ट हो सकता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पे रिट्रीट कर लेता है और कहता है कि मैं हार मानता हूँ, और जिसे सुनकर मू लिहाई भी अपने अटैक्स को पीछे कर लेता है और कहता है कि वाकई में तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम्हें पता है कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। हालांकि तुमने 8वें फिस्ट को नहीं झेला, पर तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो डीमन जनरल के अंडर में डीमन कमांडर बनने के बिल्कुल सूटेबल है। इसी के साथ मू लिहाई वांग लिन को एक नया डीमन कमांडर बना देता है और इसके अंडर में 10,000 डीमन सोल्जर्स होंगे। साथ ही वो उसे एक जेट स्लिप देते हुए कहता है कि अब से 7 दिन बाद तुम्हारे पास एक मैसेंजर आएगा जो कि तुम्हें तुम्हारे मिलिट्री कैंप तक लीड करेगा। जिसके बाद वांग लिन उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर ये दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं। और याओ ज़िग्ज़ू कहती है कि वाकई में ये लड़का बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, ये अभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पे है, लेकिन इसने फिर भी कमांडर की पोजीशन को हासिल कर लिया, जिसका मतलब ये है कि मुझे इससे केयरफुल रहना होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।